कि मेरे पास में मान लो 10 यूनिट हैं, हर एक यूनिट में 10 टॉपिक हैं, दूसरे यूनिट में 5 टॉपिक हैं, तीसरे में 4 टॉपिक हैं, चौथे में 10 टॉपिक हैं। स्टैंडर्ड बुक में अगर आप जाना चाहते हो तो टॉपिक वाइज जाओ कि ये टॉपिक मुझे नहीं समझ आ रहा, यानी कि कॉन्सेप्ट एंड एमसीक्यू दोनों को लेके चलना है, ऐसा नहीं एक ही चीज को लेके चले गए। कि आपके पास में एक महीना है ना, एक महीने में सिर्फ 15 मिनट निकाल लो तो मल्टीपल रिवीजन आपको करने और वीकली रिवीजन भी करने। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रांगा भारद्वाज और आज हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के बारे में जिसका नाम है एएसआरबी नेट एग्जाम। आप सबको पता है ये एग्जाम अभी सितंबर के महीने में होने वाला है। कुछ लोग नेट के लिए ट्राई कर रहे हैं, कुछ लोग एआरएस के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको चाहे एसएमएस की पोस्ट लेनी है चाहे आपको एआरएस की पोस्ट लेनी है, आपको जो नेट वाला एग्जाम है वो क्वालिफाई तो करना ही पड़ेगा। और नेट की तो अपने में एक बहुत इंपॉर्टेंस होती है जो आप सबको पता है, जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। लेकिन सवाल ये है कि पेपर होने वाला है सितंबर में और इस टाइम पे हमें क्या चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी इस टाइम पे हमें फॉलो करनी चाहिए कि हमारा एएसआरबी नेट क्लियर हो जाए। तो आज के सेशन में एक तो हम बात करेंगे कि क्या एक्यूरेट टेक्निक अभी हमें एक महीना पहले फॉलो करनी चाहिए, और दूसरी हम ये बात करने वाले हैं आज के सेशन में कि मैंने अपने टाइम पे क्या क्या चीज़ें की थी जिससे मुझे नेट क्लियर करने में काफ़ी हेल्प मिली। चलिए तो अब बात करते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी हमारी होनी चाहिए। एक महीना बच रहा है, क्या ऐसी चीज़ें जिसको हमें फॉलो करना है, कौन सी चीज़ों को हमें लास्ट डे तक फॉलो नहीं करना है। ओके, चलिए अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि कौन कौन से बच्चे हैं और क्या क्या उनके सवाल हैं। तो बच्चे क्या बोल रहे हैं कि मैम अब तो हमें डर लग रहा है और एक ही महीना है, क्या इस महीने में हमारी प्रिपरेशन हो सकती है, क्या एक महीने में पढ़ के हम नेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। दूसरा सवाल क्या है कि क्लियर भी होगा या नहीं होगा, ऐसा नहीं हम पढ़ते ही रह गए, स्ट्रेटेजी सही नहीं थी और क्लियर ही नहीं हुआ। तो दूसरा सवाल ये है। तीसरा क्या है कि सारा सिलेबस पढ़ें, और अगर सारा सिलेबस पढ़े तो इतनी जल्दी कैसे सब कुछ पढ़े। चौथा सवाल क्या है कि लास्ट टाइम में अब ना हमने नोट्स बनाए हैं ना हमने कोई पढ़ाई की है, अब बताओ इस टाइम पे क्या हमें टेक्स्ट बुक्स को रेफर करना चाहिए, क्या हमें टेक्स्ट बुक से पढ़ना चाहिए। और लास्ट सवाल क्या है कि अब जब पढ़ ही रहे हैं क्या हम नोट्स बनाएं या नहीं बनाएं, अगर नोट्स बनाएं तो कैसे नोट्स बनाएं, लेंथी नोट्स बनाएं, किस टाइप से बनाएं, टॉपिक वाइज बनाएं। ये सारे सवाल बच्चों के दिमाग में इस टाइम पे चल रहे हैं और बच्चों की क्वेरीज भी इन्हीं सवालों को लेके आ रही है कि मैम क्या करना चाहिए। तो ये सारे सवालों का आंसर अभी हम देंगे आपको कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज है कि सबसे बड़ा डर है किस बात का कि क्लियर होगा या नहीं होगा, कैसा पेपर आएगा, इजी पेपर आएगा या टफ पेपर आएगा। सबसे बड़ा डर आपके मन में अभी यही है। सबसे पहली चीज क्या करनी है, अपना ये जो डर है ना इसको चैनलाइज करिए। आपने कभी नोटिस किया होगा जब हमारा पेपर होता है अगले दिन, तो पिछले दिन हम जो भी पढ़ते हैं सब हमें समझ में आता है क्योंकि हम पूरा फोकस उस टाइम पे उस चीज पे दे रहे होते हैं। तो ये जो एनर्जी है ना आपकी, सबसे पहले तो आपको इस एनर्जी को बिल्कुल प्रॉपर चैनलाइज करना है एग्जाम पर्पज से कि मेरे पास एक महीना है, इस एक महीने को मुझे डर में नहीं रहना है, मुझे इस डर को सिलेक्शन में कन्वर्ट करना है। पहली चीज है। दूसरी चीज, ये मत सोचो कि क्या होगा अगर मैं फेल हो जाऊंगा, ये सोचो कि अगर मैं सक्सीड हो गया तो क्या नहीं होगा। राइट, मतलब कि अगर मुझे सफलता मिल जाती है एग्जाम में तो मेरे से ज्यादा खुश या फिर आपके पेरेंट्स से ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। एक मोटिवेशन बनाओ कि आपको ये एग्जाम क्लियर क्यों करना है, सबसे पहले तो ये बात रखो। अब बात करते हैं कि इस एग्जाम में दो टाइप के ऑडियंस हमारे पास में है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत पहले से एक्टिव हैं इस एग्जाम पे। एक्टिव का मतलब है कि बहुत टाइम से वो प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए, ठीक है, चाहे नोटिफिकेशन आई थी चाहे नहीं आई थी, बहुत टाइम से वो लोग पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे टॉपिक पढ़ रहे हैं, कंसिस्टेंट रह रहे हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जो कुछ टॉपिक्स पढ़ते होंगे बीच में, फिर कुछ हफ्ते का ब्रेक या दिनों का ब्रेक लेते होंगे, दोबारा पढ़ते होंगे, यानी कि कैसे ना कैसे उस सब्जेक्ट के टच में है ही। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ इस एक महीने के भरोसे बैठे हैं कि सितंबर में एग्जाम होना है और हमें सिर्फ अगस्त में ही तैयारी करनी है जो करनी है, या जुलाई एंड से मैं तैयारी करूंगा जो भी मुझे करना होगा। यही टाइप की ऑडियंस अभी हमें देखने को मिल रही है, या यही बच्चे हैं, यही आप लोग हैं जिन्होंने एग्जाम देना है। अब बात करते हैं कि दोनों के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए या किस टाइप से आपको चीजों को करना है। तो सबसे पहली चीज, जो बच्चे बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं
वो बच्चे अपने नोट्स भी बना रहे होंगे, कोई ना कोई एमसीक्यूज को भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे या टॉपिक्स के डेप्थ में जा रहे होंगे। लेकिन अब वो बच्चे जो अगस्त वाले महीने में फंसे हुए बच्चे हैं, उनको क्या करना है उस बारे में भी हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो देखो हमारी जर्नी क्या है कि हमें सिलेबस से शुरू करना है और हमें पहुंचना है सिलेक्शन तक, और इसी के रोड मैप की हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं। तो अगर हम सिलेबस से सिलेक्शन की जर्नी की बात करते हैं, मेरी भी जर्नी थी वो सिलेबस से शुरू हुई थी और सिलेक्शन पे आके खत्म हुई थी, क्वालिफिकेशन पे खत्म हुई थी कि क्वालिफाई हो गया था। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपको जब सिलेबस देखना है ना, दो तरीके से सिलेबस देखा जाता है। एक होता है टाइम, कि कितना टाइम आपके पास है। तो जो बच्चा टाइम के अकॉर्डिंग चलता है, जिसके पास में 6 महीने थे, 8 महीने थे, वो हर एक टॉपिक के डेप्थ में जाके पढ़ेगा, बहुत सारी बुक्स को रेफर करेगा, नोट्स बनाएगा। जिसके पास टाइम कम है वो क्या करेगा, सबसे पहले देखेगा कि सुपरफिशियली मेरा सिलेबस क्या क्या है, कौन कौन से यूनिट हैं, कितने नंबर ऑफ यूनिट हैं और कितने टॉपिक्स हैं। अब यहीं से जहां से आप सिलेबस देखते हो ना, वहीं से आपका दिमाग थोड़ा सा चलना शुरू हो जाता है, घूमना शुरू हो जाता है। क्या कि मेरे पास में मान लो 10 यूनिट हैं, हर एक यूनिट में 10 टॉपिक हैं, दूसरे यूनिट में 5 टॉपिक हैं, तीसरे में 4 टॉपिक हैं, चौथे में 10 टॉपिक हैं। तो यहीं से आप सोचना शुरू कर देते हो कि पहले मुझे इस यूनिट को टारगेट करना है या इस यूनिट को टारगेट करना है, जिसमें ज्यादा टॉपिक्स हैं या जिसकी वेटेज ज्यादा आती है एग्जाम में, मुझे उस यूनिट को टारगेट करना है। दूसरा आप सोचते हो, दूसरा तरीका आपका क्या होता है, एक तो वेटेज के बेसिस पे कि कौन सा यूनिट मुझे टारगेट करना है, क्या वेटेज रहती है, और दूसरा तरीका आपका क्या होता है कि कौन सा टॉपिक मुझे इजी लगता है या कौन सा टॉपिक मुझे टफ लगता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो उनको इजी लगता है उसी को बार बार पढ़ते रहते हैं। तो जो आपको इजी लगता है, जो आपको आता है, वो तो आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर ही लोगे। जो इजी नहीं लगता और जिसकी वेटेज है उस पर फोकस करो ना। 1 महीना यानी कि ऑलमोस्ट 30 दिन आपके पास है, और 30 दिन में भी अगर मैं बात करूं, अभी जुलाई आपका खत्म होने वाला है, तो जुलाई के भी कुछ दिन रख लो। सितंबर में आपका एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली 4 तारीख को है, तो 3 दिन वहां के भी है ना, तो दिन तो आपके पास में है। तो आप अभी भी टाइम है कि वेटेज वाले टॉपिक्स को कवर बहुत आराम से कर सकते हो। चलिए, हमने अपना पूरा सिलेबस देख लिया, एक प्रिंट आउट निकाल लो और वहां पे देख लो कौन कौन से टॉपिक को हाईलाइट कर दो कि ये टॉपिक तो करने ही करने। अब जब आप इन टॉपिक्स की बात करते हो तो सोर्सेस क्या फॉलो करें। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम हमारे पास तो स्टैंडर्ड बुक्स भी हैं, कुछ नोट्स भी हमने बनाए हैं, कुछ कॉम्पिटिटिव की बुक्स भी खरीद के बैठे हैं, और कुछ हमारे पास में ऑब्जेक्टिव बुक्स भी हैं, क्या करना चाहिए। तो देखो, इस टाइम पे 1 महीना है। स्टैंडर्ड बुक में अगर आप जाना चाहते हो तो टॉपिक वाइज जाओ कि ये टॉपिक मुझे नहीं समझ आ रहा या इस टॉपिक में और क्या क्या चीजें हैं, तो स्टैंडर्ड बुक फॉलो करो, डेफिनेटली फॉलो करो। और अगर आपने ऑलरेडी स्टैंडर्ड बुक से नोट्स बनाए हुए हैं या आपके अपने नोट्स हैं तो उनको फॉलो करो, क्योंकि टाइम लिमिट आपके पास में बहुत कम है, इतना टाइम नहीं है कि आप सब कुछ पढ़ लो। तो जो आपने नोट्स बनाए उसको डेफिनेटली पढ़ो। उसके अलावा अगर आपके पास में कॉम्पिटेटिव बुक है, जो टॉपिक आप कवर कर रहे हो उस टॉपिक को कॉम्पिटेटिव से जरूर कवर करो। क्यों? क्योंकि उसमें आपको पॉइंटर्स मिल जाएंगे, शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, तो ईजी हो जाएगा थोड़ा सा टॉपिक कि किस किस पॉइंट को हाईलाइट करना है। और उसके अलावा एक ऑब्जेक्टिव बुक जरूर जरूर रखिए, क्योंकि आपको पता है ऑब्जेक्टिव बुक में भी आजकल बहुत अच्छी अच्छी बुक्स आ रही हैं जिसमें आपको टॉपिक वाइज या मैं बोलूं स्पेसिफिकली यूनिट वाइज क्या दिए होते हैं, एमसीक्यूज दिए होते हैं। उससे क्या होता है कि अगर आपका एक यूनिट कवर होता है ना, तो उसमें जितने भी एमसीक्यूज हैं उनको जरूर प्रैक्टिस करिए। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनसे रिलेटेड चीजें आपको एग्जाम में देखने को मिलती हैं, तो ये जो यूनिट वाइज क्वेश्चंस हैं इनको जरूर जरूर प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट है फैक्ट चेक। फैक्ट चेक का मतलब क्या है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लिख के पढ़ने की आदत होती है। अब लिख के तो आप पढ़ोगे, पूरे नोट्स तो नहीं लिख दोगे ना, जो बुक में लिखा होगा सब कुछ तो नहीं लिख दोगे। लिखना क्या है, सिर्फ पॉइंटर्स, ओनली लाइन टू लाइन। और ये पॉइंटर्स ऐसे पॉइंटर्स होंगे जिनको आपने एग्जाम से 1 हफ्ता पहले रिवाइज करना है। एक नोटबुक बना लो जिसमें लाइन टू लाइन चीजें लिखो, या एमसीक्यू भी सॉल्व कर रहे हो और एमसीक्यू का आंसर कहीं पे आपको लग रहा है कि मेरा गलत है और आपने फिर उसको देखा कि इसका आंसर ये सही है, तो उस लाइन का एक पॉइंटर बना लो, यानी कि उस एमसीक्यू को एक लाइन की फॉर्म में देख लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं पे दिया हुआ है, जैसे हम पैथो की बात करें, कहीं पे दिया है कि बुलर फिनोमिनन किसने दिया था, मान लो आपने गलत कर दिया, तो उसको पॉइंटर में लिख लो कि दिस फिनोमिनन वाज गिवन बाय दिस, ताकि लास्ट टाइम पे जो एमसीक्यूज है उनका भी रिवीजन आपका पॉइंटर्स की फॉर्म में हो जाए। नेक्स्ट वन हमारे पास में आता है स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करनी है। अब देखो स्ट्रेटेजी में क्या है, बहुत सारे बच्चे मिलेंगे जो सब्जेक्ट वाइज पढ़ते हैं, कुछ टॉपिक वाइज पढ़ते हैं और कुछ हमारे पास में यूनिट वाइज पढ़ते हैं। तो स्ट्रेटेजी कैसे फॉलो करनी है, कुछ बच्चे टॉपिक वाइज पढ़ते हैं कि हाई वेटेज टॉपिक उठा लिए, कुछ क्या करते हैं, जैसे हम पैथोलॉजी की बात करें, यहाँ पे आपका माइकोलॉजी आता है, प्लांट पैथोलॉजी आता है ना, उसके अलावा बैक्टीरियोलॉजी है, वायरोलॉजी है, फेनरोगैमिक प्लांट्स है,
अलग अलग हमारे पास में वो हैं चैप्टर्स हैं। तो जो टॉपिक हाई वेटेज का है सबसे पहले उस टॉपिक को उठाइए, और अगर आपको लगता है कि आपको सब्जेक्ट पूरा करना है और सब्जेक्ट में ही बहुत सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे तो वैसे पढ़ लो। तो ये आपका चॉइस है कि आपको किस तरह से स्टार्ट करना है। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी शॉर्ट में जहां पे आपको उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे और फैक्ट्स मिलेंगे उसको जरूर 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 कवर करना है। इसके अलावा जो एमसीक्यूज हैं, ऐसा मत करना कि लास्ट पॉइंट पे आप सिर्फ एमसीक्यूज ही करे जा रहे हो सॉल्व, थ्योरी देख ही नहीं रहे हो कि आप सिर्फ एमसीक्यू के भरोसे बैठ रहे हो। नहीं, आपको साथ में जो नोट्स है या फिर जो हल्की थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट्स है, वो कॉन्सेप्ट एंड एमसीक्यू पे फोकस करना है। यानी कि कॉन्सेप्ट एंड एमसीक्यू दोनों को लेके चलना है, ऐसा नहीं एक ही चीज को लेके चले रहे। अगला हमारे पास में क्या है कि आपके पास में 1 महीना है ना, 1 महीने में सिर्फ 15 मिनट निकाल लो। इन 15 मिनट में आपको क्या करना है, एक प्लानर बनाना है। अब ये जो प्लानर होगा, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि टाइम वेस्ट है या क्या है, मैं कर लूंगा, लेकिन नहीं। प्लानर में क्या होता है ना, आपको एक्यूरेटली एक टारगेट मिल जाता है। उस टारगेट से क्या होता है, आपको पता होता है कि आपने एक दिन में क्या करना है, एक हफ्ते में क्या करना है। हफ्ते की बात छोड़ो, हफ्ते का प्लानर तो आप इकट्ठा बना रहे हो कि इस हफ्ते में ये कवर करना है। जिस दिन आप सुबह उठते हो ना, एक मोटिवेशन होती है कि आज के दिन में इतने टॉपिक खत्म करने हैं, इतना यूनिट खत्म करना है। और जब वो आपका सारा टॉपिक खत्म हो जाता है ना, सिलेबस का प्रिंट आउट तो आपने लिया है, मान लो फर्स्ट यूनिट में मैंने ये और ये टॉपिक कवर करने हैं, जैसे वो टॉपिक कवर होते हैं पूरे दिन में तो उस पर टिक लगा दो। उससे आपको एक तो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, दूसरा मोटिवेशन मिलेगा अगला टॉपिक पढ़ने का कि कब मैं टॉपिक कंप्लीट करूं, अच्छे से समझूं और टिक लगाऊं कि मेरी तरफ से टॉपिक फाइनल है, कैसा भी क्वेश्चन आएगा मैं अटेम्प्ट कर लूंगा। ये स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी है। तो क्या करना है, महीना है आपके पास में, ऑलमोस्ट मैं 1 महीना लेके चल रही हूँ फिलहाल, एक्स्ट्रा डेज भी है उसको आप काउंट कर सकते हो। महीने को आप वीक्स में डिवाइड करो, वीक्स को दिनों में डिवाइड करो, दिनों को आवर्स में डिवाइड करो और आवर्स को मिनट्स में डिवाइड करो। इसका मतलब क्या है कि जो आप स्ट्रेटेजी बनाओगे तो महीने में कितने हफ्ते हैं, ऑलमोस्ट 4 हफ्ते आपके पास में है। 4 हफ्ते में देखो कि आपके पास में कितने दिन हैं। जैसे एक हफ्ते में आपके पास 7 दिन हैं, इन 7 दिन में मुझे कितने टॉपिक्स या कितने यूनिट्स कंप्लीट करने हैं या कितने मुझे सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं 7 दिन के अंदर अंदर। और ये जो 7 दिन हमारे पास में है ना, इसको भी हर एक दिन को आवर्स में कन्वर्ट कर दो कि मुझे एक दिन में कितने घंटे पढ़ाई करनी है। जैसे मान लो मैं मिनिमम लेके चल रही हूँ कि आपको एक दिन में 4 घंटे पढ़ाई करनी है। अब ये जो 4 घंटे है ना, इसमें ऐसा हो सकता है कि मॉर्निंग के आपके 2 घंटे हैं, इवनिंग के 2 घंटे हैं, या ऐसा भी हो सकता है सुबह का 1 घंटा, इवनिंग के 3 घंटे, डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप 4 घंटे से ऊपर पढ़ सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है, 4 घंटे से और आगे बढ़ा दो बात। अभी मैं फिलहाल के लिए मिनिमम 4 घंटे लेके चल रही हूँ। तो मिनिमम 4 घंटों में भी कुछ मिनट्स होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 3 घंटे पढ़ाई करती हूँ या मैं मान लो 3.5 घंटे पढ़ाई कर रही हूँ, 4 में से 3.5 घंटे में पढ़ाई कर रही हूँ, तो 3.5 घंटे में से भी आधा घंटा मेरे पास बच रहा है। उस आधे घंटे में मुझे क्या करना है, एक तो एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना है, दूसरा जो मैंने पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। तो अगर 4 घंटे भी पढ़ रहे हो तो 4 घंटे में से 3.5 घंटे जो टॉपिक है अच्छे से पढ़ो, आधे घंटे में उसका रिवीजन भी करो और उसके एमसीक्यूज भी सॉल्व करो। ज्यादा टाइम होगा तो 1 घंटा इस टाइम को कर दो, 1 घंटे में आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं और साथ में जो रिवीजन है उसके लिए सेपरेट कुछ मिनट्स दे दो रिवीजन के लिए। इससे क्या होगा, जो आपके 4 घंटे है ना वो भी प्रॉपर यूटिलाइज होंगे यूनिफॉर्म मैनर में। ये अप्रोच आपको डेफिनेटली फॉलो करनी चाहिए। 15-20 मिनट का काम है, एक ही दिन लगना है जिसमें 15-20 मिनट लगाने हैं, लेकिन पूरा महीने का सिस्टम सेट होने वाला है इससे। अगली बात करते हैं कि जैसे मैंने बोला कि 2 घंटे आपकी मर्जी है, बुक से पढ़ो, नोट से पढ़ो, कॉम्पिटिटिव बुक से पढ़ो, लेकिन चीजों को वेरीफाइड चीजों को पढ़ो। कई बार क्या होता है, कोई टाइपिंग मिस्टेक होती है, कुछ भी हो सकता है, तो वेरीफाइड चीजें पढ़नी है। पहली चीज ये, जहां पे डाउट लगता है वहां पे सर्च कर लो, गूगल है, यूट्यूब है, कितनी चीजें आज की डेट में सर्च करके कोई भी टॉपिक को आराम से समझ सकते हो। उसके अलावा आधा घंटा मिनिमम बता रही हूँ, 1 घंटा लेके जा सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है। एमसीक्यूज को सॉल्व करो और फैक्ट्स को पढ़ो और रिवाइज करो जितना रिवाइज कर सकते हो। अब एक टेक्निक जो बहुत काम आती है वो क्या है कि मॉर्निंग आवर्स या वो आवर्स जिसमें आपको लगता है मैं सबसे ज्यादा एक्टिव फील करता हूँ, चाहे शाम को आप रेस्ट करके आ रहे हो या कुछ भी है, उन आवर्स में आप कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करो। जिस टाइम आपको लगता है कि मेरी एनर्जी ना थोड़ी सी लो हो रही है, मॉडरेट हो रही है, उस टाइम पे एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करिए। और जिस टाइम पे आपको लगता है कि अब मेरे पास में एनर्जी बहुत ही कम है, सिर्फ रिवीजन ही कर पाऊंगा, तो फैक्ट्स को पढ़िए, ठीक है। या जब आपको लगता है कि इस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे फैक्ट मुझे पढ़ने हैं, तो जब आप सबसे ज्यादा एक्टिव हैं उस टाइम पे सारे फैक्ट्स पढ़िए। उससे क्या होगा कि जिस चीज की जो रिक्वायरमेंट है, जिसमें आपको ज्यादा एनर्जी डिवोट करनी है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, उस टॉपिक को पहले अपने अकॉर्डिंग पकड़िए,
कि मुझे फैक्ट्स में ज़्यादा पढ़ना है या मुझे एमसीक्यूज के टाइम पे ज़्यादा एनर्जी चाहिए या मुझे कॉन्सेप्ट्स के टाइम पे ज़्यादा एनर्जी चाहिए, उस हिसाब से अपने टॉपिक को पकड़िए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या आती है कि जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो ना, जो भी सोर्सेज को फॉलो कर रहे हो, एक टाइम पे एक सोर्स फॉलो करना है। ऐसा नहीं एक टॉपिक के लिए 5 बुक्स पढ़िए, कभी एक पकड़ रहे हो कभी दूसरे पकड़ लियो, ठीक है। एक टॉपिक अगर आपने डिसाइड किया कि मैं 2 बुक से पढ़ूंगा या 3 बुक से पढ़ूंगा, एक टाइम पे अपने टेबल पे एक ही बुक रखो, उससे आपका टारगेट क्लियर होता है। अगर आप 2-3 बुक साथ में साइड में रखोगे, उससे क्या होगा, आप डाइवर्ट होते हो, ये भी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी ये भी कंप्लीट करना है। तो उस डाइवर्ट जो आप हो रहे हो उसको रोकने के लिए क्या करना है, एक टाइम पे एक सोर्स फॉलो करो और उसी सोर्स के बहुत सारे रिविजन कर दो। जब आपको लगता है कि अब हाँ ये बात बन चुकी है, फिर थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजों पे जाओ अगर आपको लगता है तो। मल्टीपल रिविजन्स आपको करने और वीकली रिवीजन भी करने। एक दिन तो हम रिवीजन कर ही रहे हैं, लेकिन जब वो हफ्ता एंड हो रहा है तो जितना हमने पूरे हफ्ते में पढ़ा है वो रिवीजन भी मस्ट है, वो भी आपको करना है। तो बेसिक्स को जब आप फॉलो करते हो, बेसिक बुक्स को अगर फॉलो करो, रेफरेंस बुक्स को, जहां डाउट लग रहा है वहां रेफरेंस बुक्स भी फॉलो करिए। अगर आपको लगता है 1 महीने में मैं रेफरेंस बुक पूरी कवर कर लूंगा, लेकिन रेफरेंस बुक्स में क्या होता है, थ्योरी ज्यादा होती है, तो कॉन्सेप्ट्स में मेन फोकस करो। जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसको बिल्कुल बेसिक बुक से और ऑथेंटिक बुक से पढ़ो, और उसके बारे में जो भी आपको छोटे छोटे पॉइंट्स नोट करने हैं वो आप कॉम्पिटिटिव बुक से पढ़िए, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। इसके अलावा बात करते हैं कि अगर मुझे वीक वाइज प्लान बनाना हो तो मैं वीक वाइज प्लान कैसे बनाऊंगा या कैसे बनाऊंगी। जैसे फर्स्ट वीक है ना, तो अपनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखो। फर्स्ट वीक में पहला गोल हमारा क्या होना चाहिए कि एटलीस्ट पूरे सिलेबस में से 70% सिलेबस तो कवर हो जाए, और वो 70% भी ऐसे होने चाहिए जिसमें हाई वेटेज टॉपिक होने चाहिए। ये जो 70% की मैं बात कर रही हूँ, ये मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में मैक्सिमम क्वेश्चन कौन से यूनिट से आते हैं, एटलीस्ट 70% यूनिट्स हमारे कंप्लीटली कवर हो जाए, कंप्लीटली। तो एक तो हमारा ये गोल होना चाहिए। टाइम का मैंने आपको डिवीजन बता दिया। हमें ये पता होना चाहिए कि हमने कितने वीक्स तक चीजों को पढ़ना है और कितने वीक्स तक हमें चीजों को रिवाइज करना है। तो रिवीजन तो हमारे यहाँ पे मस्ट है, हर जगह हमें रिवीजन चाहिए, हर दिन रिवीजन चाहिए, और वीकली रिवीजन्स भी यहाँ पे मस्ट है। और लास्ट के जो 7 दिन होंगे ना, उन दिनों में आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, कोई नई चीज नहीं पढ़नी है। लास्ट हफ्ते में कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन ही करना है, राइट। तो एडिशनल टिप मैं आपको यही दे रही हूँ कि यहाँ पे आप क्या करोगे, लास्ट दिनों में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करोगे और साथ में फैक्ट्स को रिवाइज करोगे, और कुछ नहीं पढ़ना। कॉन्सेप्ट्स वगैरह सब छोड़ दो, सिर्फ फैक्ट्स को रिवाइज करो लास्ट के 7 दिनों में। अब लास्ट के 7 दिनों में अगर फैक्ट्स को रिवाइज करना है तो पहले टाइम पे क्या करना है, तो पहले हफ्ते में क्या करो, टफ टॉपिक्स पकड़ो या ऐसे टॉपिक्स जो हाई वेटेज के और हमें नहीं आते हैं, सारे वो टॉपिक्स को कवर कर लो। 7 दिन काफी होते हैं मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर करने के लिए। उसके बाद में क्या करो, सेकंड हफ्ते में जो नए टॉपिक्स हैं उनको, जो नए टॉपिक्स इन द सेंस सब आपने मास्टर्स किए तो आप फैमिलियर तो टॉपिक से होते हो, बस चीजों के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं ना, तो उनको स्टडी करिए, रिवाइज करिए पुराने वीक को भी, और प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपकी स्ट्रेटेजी है। तीसरे वीक में भी जो भी आपके टॉपिक्स हैं जिनको आप स्टडी कर रहे हो उनको रिवीजन भी करो, पुराने टॉपिक्स को भी रिवाइज करो और साथ में प्रैक्टिस करो। और अगर हम चौथे वीक की बात करते हैं, ओनली रिवीजन्स एंड ओनली प्रैक्टिस, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। सिर्फ रिवीजन्स, सिर्फ वन लाइनर्स और सिर्फ एमसीक्यूज। और जो हमारे लास्ट के दिन होंगे ना, उनको डिवाइड कर लो। कैसे, देखो कि कितने दिन मुझे टफ टॉपिक को चाहिए, 3 चाहिए या 4 चाहिए, तो उसमें टफ टू इजी जाओ। टफ टू इजी का मतलब है मॉर्निंग स्टार्ट करो बिल्कुल टफ सेशन के साथ, टफ टॉपिक जो मुझे लगता है या मुझे जो याद नहीं हो रहा। उसके बाद दिन जैसे आएगा, दिन में थोड़ा सा मॉडरेट चीजें पढ़ो। शाम हो जाएगी, बहुत थक जाओगे तो थोड़ी इजी चीजों पे आ जाओ, है ना। रेस्ट प्रॉपर करो ताकि आप एक्टिव रहो पढ़ाई के टाइम। अगले 2 दिन आपने क्या करना है, इजी टू टफ में जाना है कि ये टॉपिक तो मुझे इजीली कवर हो जाता है। फिर धीरे धीरे शाम तक टफ टॉपिक पे जाओ ताकि आपका वो मोमेंटम बना रहे, आपको ऐसा ना लगे कि रोज मैं टफ ही पढ़ रहा हूँ या जो मुझे नहीं आता मैं उसको रोज रिवाइज कर रहा हूँ, है ना। तो थोड़ा सा अपने मोमेंटम को तोड़ने की कोशिश करो। मोमेंटम तोड़ना इन द सेंस कि पहले टफ टू इजी जाओ, इजी टू टफ जाओ, कंसिस्टेंसी मोमेंटम बने रहना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा रेस्ट ऑफ द डेज में जितने भी टेबल्स हैं, जितने भी फैक्ट्स हैं, जितने भी वन लाइनर्स हैं, सब रिवाइज कर डालो। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि लास्ट 1 हफ्ते में करोगे, लास्ट 8 दिन में करोगे या लास्ट 10 दिन में करोगे। ये मैंने आपको सिर्फ एक टेंटेटिव प्लानर दिया है, आपका प्लानर आपके अकॉर्डिंग होगा। क्या आप रोज कॉलेज जाते हैं, कितने घंटे कॉलेज में, कितना टाइम आपके पास बच रहा है, उस हिसाब से पढ़ना है। क्या आप कॉलेज नहीं जा रहे हैं या आपके पास में सफिशिएंट टाइम है तो पूरा दिन डिवोट कर दो, सब चीजें बहुत अच्छे से पढ़ो, लेकिन मल्टीपल रिविजन्स दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस आगे भाग रहे हैं पीछे चीजें छूट रही हैं, है ना। तो ये वाली चीज यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अगला हमारे पास में कि एक रात पहले ओवर प्रिपेयर मत करो। देखो, जब आप रिटन एग्जाम देने जाते हो ना, तब तो आप पिछले दिन बहुत चीजें पढ़ते हो कि कल जितना भी आएगा बस एग्जाम में लिख के आ जाऊंगा।
ऑब्जेक्टिव में ऐसा नहीं होता, पॉइंट टू पॉइंट पूछा जाता है। तो हमेशा खुद को काम रखो, रिलैक्स करो, ट्राई करो कि अगर आपका 4 सितंबर को पेपर है तो 3 सितंबर को आपका शाम तक सब कुछ रिवीजन खत्म हो जाना चाहिए। कुछ नहीं करना है, शाम तक काम माइंड कर लेना अपना, ताकि अगले दिन आप शांति से एग्जाम दे पाओ। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ओवर प्रिपेयर नहीं करना है एक रात पहले। एंड एक एडिशनल टिप दूं कि अगर आप कोई बुक्स वगैरह को रेफर करते हो, कई बार थक भी जाते हैं, है ना, थोड़ा रेस्ट भी होता है, या लगेगा कि अभी थोड़ा सा मुझे ब्रेक लेना है, तो ब्रेक लेने के बाद आप क्या कर सकते हो कि जो फोटोज हैं, बुक्स की जो फोटोज होती हैं उनको देख सकते हो। फोटोज में कैप्शंस देखा करो कि क्या लिखा है, क्या बताया गया है। कई बार ना वहां से कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पैथो की बात करूं तो कोई सिम्टम दिया गया है, नीचे पैथोजन का नाम दिया है, तो वहां से क्वेश्चन आ सकता है। या कुछ सिम्टम्स दिए गए हैं कि ये न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से होते हैं, कोई ऐसा सिम्टम दे देंगे कि बताओ इनमें से कौन सा सिम्टम आपका न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से नहीं होता है, जैसे क्वेश्चंस देखे भी गए हैं पास्ट में। तो कुछ ऐसे ऐसे एक्टिविटीज भी कर सकते हो ताकि आप खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रख पाओ। तो देखो ये जर्नी है और इस जर्नी में थकना नहीं है, खुद को बिल्कुल मोटिवेटेड रखना है, राइट। और ऐसा भी नहीं करना है कि सब प्लानर वगैरह बना लिया लेकिन फॉलो ही नहीं किया, तो वो चीज बहुत गलत हो जाएगी आपके लिए। नाउ अब बात करते हैं क्या करना है एग्जाम वाले दिन, क्या नहीं करना है, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं। सबसे पहली चीज कि अटेम्प्ट एग्जाम कैसे करना है। एक तो जहां पे बिल्कुल श्योरिटी है, एक्यूरेट वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। बिल्कुल रिलैक्स होके जाइए, बिल्कुल काम रहिए और पेपर की लैंग्वेज को एनालाइज करिए कि मुझसे पूछा क्या है। कई बार क्या होता है, पूरी स्टेटमेंट दी गई होती है और जो आपको आंसर पता होता है वो भी ऑप्शन में दिया गया होता है, लेकिन आगे एक दो वर्ड्स ऐसे मॉडिफाई कर देंगे कि आपको उस टाइम रियलाइज ही नहीं होगा एग्जाम में कि क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया, कुछ और पूछा गया। तो ये जो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया कि वर्ल्ड का फर्स्ट, जैसे लेट्स सपोज ये पूछ लिया गया कि वर्ल्ड का फर्स्ट हाइब्रिड बताओ, तो आपको तो पता है कि वर्ल्ड का फर्स्ट हाइब्रिड क्या है, और क्वेश्चन में दे दिया फर्स्ट हाइब्रिड डेवलप्ड, आगे लिख दिया इन इंडिया। तो आपने सिर्फ ये देखा फर्स्ट हाइब्रिड और आपने आंसर टिक कर दिया। आगे ये भी देखो ना, इंडिया में पूछा है, कहाँ पूछा है। अभी तो बहुत इजी लग रहा है क्योंकि हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं कि इस तरह से, लेकिन जब आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, एग्जाम हॉल में बैठते हो ना, उस टाइम पता नहीं चलता। तो उस टाइम पे आपका दिमाग बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए, और एक्टिव दिमाग के लिए आपको प्रॉपर नींद लेनी पड़ेगी, प्रॉपर माइंड को काम रखना पड़ेगा। नर्वसनेस में जाओगे तो डेफिनेटली चीजें भूलोगे। एग्जाम हॉल से बाहर आके क्यों चीजें याद आने लग जाती है, क्योंकि उस टाइम पे प्रेशर नहीं फील करते हम। तो एग्जाम हॉल में जाओगे डेफिनेटली प्रेशर होता है, नर्वसनेस होती है, काफी ज्यादा होती है, लेकिन उस चीज को काम करने के लिए थोड़ा मेडिटेट, थोड़ा योगा या कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करो 5-5 मिनट की, कि आप खुद को काम रख सको एग्जाम टाइम पे। इसके अलावा क्या नहीं करना है एग्जाम में, मैंने ना बहुत बच्चों को देखा है, जैसे बाहर आते हैं बोलते हैं अच्छा मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, मैंने कैलकुलेट भी कर दिया। इतना टाइम किसके पास था क्वेश्चंस को कैलकुलेट करने का, कि मान लो मैंने 70 क्वेश्चन किए हैं एग्जाम में और मैं आके बोल रहा हूँ अच्छा 70 में से 5 भी गलत हो गए ना तो 65 तो आ ही जाएंगे। या मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मैंने 70 में से देख लिया ये मेरे सही है, इतने मैंने तुक्के मार दिए थे तो इतने से इतने नंबर मेरे बन रहे हैं। एकदम से इंस्टेंटली आप कैसे बता सकते हो एग्जाम हॉल से बाहर आने के बाद। दैट मीन्स जो टाइम आपको क्वेश्चंस पे यूटिलाइज करना था वो आपने पेपर पे वेस्ट कर दिया। तो ये जो कैलकुलेशन करते हो ना, ये कैलकुलेशन बिल्कुल अवॉइड करो एग्जाम में कि कितने नंबर बन रहे हैं, क्या बन रहा है। पहले अपने से अटेम्प्ट करो, जो सही आता है उसको अटेम्प्ट करो, जिसमें डाउट लग रहा है उसको सेकंड चांस दो, कि सेकंड चांस में ये क्वेश्चन नंबर लिख लो कि इसको मैं देखूंगा दोबारा कि मुझे आता है या नहीं। वहां पे ऑप्शन तो होता है ये सीबीटी मोड में साइड में मार्क करने का कि ये रिव्यू के लिए मैंने रखा है, ठीक है, और वो लिखने की जरूरत नहीं, रिव्यू के लिए पता चल जाता है। और उसके बाद में जो डाउटफुल चीजें हैं, जहां पे लगता है कि इसके 2 आंसर हो सकते हैं लेकिन मैंने ये पढ़ा था, उसको कंसिडर करो कि क्या करना चाहिए। लेकिन जहां पे कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है, जो बिल्कुल ही न्यू स्टेटमेंट है, न्यू क्वेश्चन है, उसको क्यों अटेम्प्ट करना है। अगर लगता है नहीं हो पाएगा तो उसको स्ट्रेट वे छोड़ दो, बिल्कुल अटेम्प्ट मत करो अगर पता ही नहीं है, इसका कोई हिंट ही नहीं है। और तुक्के मत मारो कि कोई बात नहीं इसका ये कर देते हैं, इसका ये कर देते हैं। तुक्के के केस में क्या होता है ना, कई बार जो आपके पॉजिटिव मार्क्स भी होते हैं उसमें नेगेटिव मार्क की वजह से कम हो जाते हैं। अब तीसरी चीज क्या है कि जब भी आप एग्जाम देके आते हो, कुछ बच्चे ना एक फिक्स्ड माइंडसेट लेके जाते हैं कि एग्जाम में मुझे अगर 100 क्वेश्चंस हैं तो 100 में से 50 अटेम्प्ट करूंगा और क्वालिफाई हो जाएगा। ये देखो कि जो आप 50 अटेम्प्ट कर रहे हो और आपको पता है 50 पे क्वालिफाई होना है, तो जो आप 50 अटेम्प्ट कर रहे हो, जरूरी थोड़ा जो आपने 50 अटेम्प्ट किए हो सारे ठीक है। बाहर आके पता चलेगा ना कि कौन कौन से में क्या गलती कर दी, उस टाइम मैंने क्या सोच के अटेम्प्ट किया। ये कभी सोच के मत जाओ कि इस एग्जाम में जाके मैं 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, 90 करूंगा, 50 करूंगा, 60 करूंगा। ये सोच के जाओ कि मुझे क्वालिफाई करना है, मिनिमम मार्क्स मुझे 75 लेने हैं, तो मुझे जो टारगेट है ना 150 में से, वो टारगेट मुझे हाई रखना पड़ेगा, मुझे ज्यादा नंबर लेने पड़ेंगे। लेकिन ज्यादा नंबर के चक्कर में नेगेटिव मत करे आना, जो बिल्कुल करेक्ट पता है, श्योरिटी के साथ पता है, पहले वो सारे अटेम्प्ट करो। उसमें भी एक मार्जिन लेके चलो कि इतने एक्स्ट्रा क्वेश्चन मेरे करेक्ट होने चाहिए। और उसके बाद भी लगता है कि अब
मेरा ये जो पेपर है डेफिनेटली क्वालिफाई होगा, तो डेफिनेटली सही क्वेश्चंस को सही करो, लेकिन तुक्के मार के मत आओ। तो ये आपको थोड़ी सी चीजें, बेसिक सी कॉमन सी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए एग्जाम के टाइम पे कि कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या स्ट्रेटेजी है। बाकी अगर आपको कुछ और भी लगेगा कि मैम हमें ये क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, कैसे होता है, किस तरह से होता है एसआरबी से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम ये चीजें हैं, प्लीज बता दो। तो डेफिनेटली मैं आपके लिए उस टाइप की कोई वीडियो होगी उसको भी प्लान कर लूंगी, या सेशन को भी आपके उसके अकॉर्डिंग प्लान कर लूंगी। तो ये कुछ बेसिक चीजें जिसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए। और जब मैं भी प्रिपेयर करती थी तो लास्ट के टाइम पे मेरे पास में भी 1 महीना ही था, कंसिस्टेंट थी लेकिन लास्ट में 1 महीना था। तो उस टाइम पे मैंने भी अपना पूरा फोकस एमसीक्यूज पे रखा था, फैक्ट्स पे रखा था और अपने नोट्स पे रखा था जो मैंने ऑलरेडी बनाए थे। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने अभी नोट्स नहीं बनाए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं इस टाइम पे, जैसे मैंने बताया कॉन्सेप्ट कोई बहुत डेप्थ वाला है तो बेसिक बुक में जाओ। अगर आपको किसी कॉम्पिटेटिव बुक में पता है, वेरीफाइड बुक है, अच्छा लिखा है, तो वहां से आप पढ़ सकते हो। और लास्ट के टाइम पे टेबल्स, फैक्ट्स, एमसीक्यूज यही पे फोकस करना है जो लास्ट का आपका हफ्ता होगा, और अपने नोट्स पे फोकस करना है। बाकी सब कुछ अच्छा होगा, प्रैक्टिस करके जाओ। ये मत सोचो कि कॉन्सेप्ट अभी पढ़ रहा हूं पेपर में जाके एमसीक्यू हो जाएगा, ये मत सोच के चलो। प्रैक्टिस बहुत बहुत जरूरी है। बाकी आपको अपने एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, पॉजिटिव रहिए और अपने रिजल्ट का और सक्सेस का वेट करिए। जब मैं भी एग्जाम देके आई थी पता चल जाता है कि क्लियर होगा या नहीं होगा, तो मैं भी वेट करी थी कब जैसे रिजल्ट आएगा। तो आपके साथ भी ऐसा होना चाहिए कि आप बहुत अच्छा एग्जाम करके आओ और फिर आपको रिजल्ट का वेट हो, डर ना हो, सिर्फ वेट हो। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी डाउट्स होंगे कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर सकते हो, हम ट्राई करेंगे आपके हर एक डाउट को रिजॉल्व करने की। बाकी चीज़ों के लिए आप मुझसे टेलीग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो टेलीग्राम पे जो मेरा है वो प्रियंका मैम पीडब्ल्यू प्रियंका मैम करके है, आप सर्च करेंगे वहां पे आप ग्रुप के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं और अपने डाउट्स को वहीं पे ऑन द स्पॉट रिजॉल्व करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।